हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर दैट इज़ ग्रेविटेशन। चलिए आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसे ग्रेविटेशन कहते हैं। अब हमें ग्रेविटेशन के बारे में जानना है, तो ग्रेविटेशन किसे कहेंगे सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा। ग्रेविटेशन को दो वर्ड में यदि ग्रेविटेशन को हम लोग डिवाइड करें, देन ग्रेविटेशन इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? तो ग्रेविटी का मतलब होता है अर्थ। एंड एट्रैक्शन। एट्रैक्शन का मतलब होता है द फोर्स, इट इज़ अ फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टूवर्ड्स अनदर ऑब्जेक्ट। कि यदि कोई एक फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और उसके कारण यदि दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट की तरफ बिकॉज ऑफ द ग्रेटर फोर्स उसकी तरफ खींचे चले आ रहा है, तो उसे हम लोग एट्रैक्शन कहते हैं। दैट्स वाई द ग्रेविटेशन इज नेम्ड लाइक दिस, है ना। इसी कारण से ग्रेविटेशन को ऐसा नाम दिया गया है दैट इट इज ग्रेविटेशन बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स ग्रेविटी प्लस एट्रैक्शन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर से खींचा चला आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ खींचा चला आ रहा है। इसी कारण से ग्रेविटेशन का नाम कुछ हम लोग ऐसा दिए हैं। अब ग्रेविटेशन को समझने के लिए हमें दो तरह के कंसेप्ट को जानना पड़ेगा। एक कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा कंसेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए अब समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर बाउंड्री पर रोटेशन कर रहा है। सपोज दैट मान लिए कि एक हमारे पास सर्कुलर बाउंड्री है। इस सर्कुलर बाउंड्री पर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेशन कर रहा है। रोटेशन के समय क्या होगा कि यह हर समय क्या करेगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। हर टाइम वो किधर फोर्स लगाएगा, तो टूवर्ड्स द सेंटर। इन द ऑब्सेंस ऑफ इट यदि मान लेते हैं कि हम इस फोर्स को हटा देते हैं, दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कवर करेगा। यदि हम उस फोर्स को हटा दें तो ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर करेगा। हम लोग इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल, है ना। तो इन द ऑब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट जो है कैसे पाथ को कवर करेगा, तो एक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को, एक स्ट्रेट पाथ को। ड्यूरिंग द रोटेशन के समय में उस ऑब्जेक्ट को क्या होगा कि हर समय एक फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड, जो कि उसको किधर लगेगा, तो हमेशा अंदर की तरफ लगेगा, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोटेशन। इसका मतलब कि रोटेशन के सेंटर की तरफ लगेगा। दिस फोर्स, कि ये जो फोर्स होता है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका यदि हम लोग डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द फोर्स दैट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए कर्व पाथ एंड दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। In the absence of centripetal force, all the object will go in a straight line, that is the rectilinear propagation. सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद जिस चीज़ का बात आता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जनरली एक एपरेंट फोर्स होता है, जो जनरली क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर, यदि मान लेते हैं कि एक बॉडी है और वो बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है। सपोज दैट हम लोग मान लिए कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। यदि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर हम मोशन देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कहाँ पे है, तो एक सर्कुलर पाथ पर है। तो जिस चीज़ के कारण वो इस सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द आसानी से घूम पा रहा है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक तरह का रेडियली आउटवर्ड फोर्स है जो सेंटर से बाहर लगता है। मतलब कि यदि हम लोगों को इसको डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द एपरेंट फोर्स विच appears to act on a body moving in a circular path
and is directed away from the center around which the body is moving. एक्चुअली ये एक तरह का apparent motion है हम लोग जो देख रहे हैं। अब यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा कि चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जब हम लोग बात कर रहे हैं या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मान रहे हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ पर जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि अ सर्कुलर पाथ हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स। इट मीन्स दैट कि यदि ऑब्जेक्ट का मोशन को हम लोग देखेंगे तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट वो अपने वेलोसिटी को चेंज करेगा। यदि वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो वेलोसिटी और साथ साथ में डायरेक्शन को दोनों को चेंज कर रहा है। इट मीन्स दैट कि यदि वो वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर रहा है तो ऐसे केसेस में कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या आया, तो एक्सेलरेशन आया। जिस एक्सेलरेशन का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो होता है v²/r। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यदि हम लोगों को बात करना होगा, यदि डिफाइन करना होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन the object is likely to moving in a circular path having a centripetal force, या फिर जिस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस पे उस पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो एक्सेलरेशन है वो हम लोगों के पास एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जिसका वैल्यू होगा v²/r। अब जो अगला कंसेप्ट है वो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है, अभी हम लोगों को उस चीज़ को समझना है, उसे प्रूफ करना है कि आखिर इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है जिस चीज़ का यूज़ न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ पे लिया है। चलिए देखते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें फोर्स का अमाउंट जानना पड़ेगा जब कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर बाउंड्री पर मूव कर रहा हो। यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है तो हम लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेशन कर रहा है, इसी कारण से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो क्या होगा, v²/r, दैट इज v²/r। अब यदि एक्सेलरेशन v²/r है तो ऐसे केसेस में जो फोर्स उसको लगेगा वो होगा m। एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F=ma, तो हम लोग एक्सेलरेशन के जगह लिख सकते हैं v²/r, यानी कि जो फोर्स का अमाउंट होगा वो क्या होगा, तो mv²/r होगा। अब जब हम लोगों को फोर्स का अमाउंट पता चल गया तो अब हम लोग उसके वेलोसिटी को देखेंगे कि आखिर वेलोसिटी जितना वो स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है वो कितना होगा। यदि हम लोग वेलोसिटी के बारे में देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि v=, हम लोग जानते हैं s/t होता है। यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा 2πr सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और टाइम होगा उसका टाइम पीरियड। जब हम लोग इसी को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वैल्यू, तो हम लोगों का जो इक्वेशन 1 होगा वो चेंज हो जाएगा, इक्वेशन 1 बदल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हो जाएगा अब हम लोगों का F=m, v² के जगह लिखेंगे हम लोग 2πr/t², और नीचे r था, वैल्यू पुट करेंगे m, ये हो जाएगा 4π²r²/t²r। ऐसे केसेस में ये सिंगल r
और ये डबल आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर बाई टी स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। हम लोग जानते हैं बाय द कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, जो कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स है उससे हम लोग जानते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ऐसे केसेस में इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। यदि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 ले तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब ले सकते हैं। कब? जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कितना होगा तो 1 होगा, तो व्हेन k इक्वल्स टू 1। इसको यदि हम लोग इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट करेंगे तो सो इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 था 4 एफ इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर बाई टी स्क्वायर के जगह लिखेंगे आर क्यूब। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कब? जब व्हेन 4 पाई स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तभी जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर लिए हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर एम, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सभी वैल्यूज़ कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट का अमाउंट क्या लिए तो 4 पाई स्क्वायर एम। फोर्स क्या हो गया कि किसी दो बॉडीज़ के बीच जो लगने वाला अमाउंट ऑफ फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो जब डिस्टेंस के स्क्वायर का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो इसी चीज़ का यूज़ जो है न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशनल लॉ में लिया है, जिसके कारण से हम लोग बोलते हैं कि द फोर्स अप्लाइड बाय द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये चीज़ जो है न्यूटन यूज़ किए थे बाय यूजिंग द केपलर्स लॉ, जिसे हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं।